तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान शख्सियत की जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया व देश के लिए 11 बार जेल भी गए। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी साल 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। उन्होंने कटक महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जानकीनाथ के काम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी व इनकी मां का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष 14 भाई बहन थे। उनकी 6 बहनें व 7 भाई थे। वे अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने भाइयों में अधिक लगाव उन्हें शरद चंद्र से था। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट कर 1909 में उन्होंने रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सुभाष जब 15 वर्ष के थे तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम सेकंड पोजीशन में पास किया। साल 1916 में जब वे बीए ऑनर्स में थे तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने स्टूडेंट्स का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी बैन लगा दिया। उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा की और किसी कारणवश उन्हें सेना के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर मन सेना में जाने का ही कर रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम दिया और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश किया। फिर ख्याल आया कि इंटरमीडिएट की तरह ही बीए में भी कम नंबर न आ जाएं। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा में प्रथम और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका दूसरा स्थान था। वे पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, जिसके चलते उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय मांगा और सारी रात वह सोचने लगे। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया। 15 सितंबर 1919 को सुभाष इंग्लैंड चले गए और परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किट्स विलियम हॉल में प्रवेश किया। वह इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। 1920 में उनके आईसीएस का रिजल्ट आया, जिसमें उनका 4th रैंक था। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा और उनकी राय जाननी चाहिए। बोस के दिमाग में स्वामी विवेकानंद व अरविंद घोष के आदर्श घूम रहे थे। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मोंटेग्यू को आईसीएस से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। उनकी मां प्रभावती को यह पत्र मिलते ही उनकी मां ने कहा, पिता, परिवार के लोगों या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जून 1921 में मेंटल एंड मोरल साइंस की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर जब सुभाष इंग्लैंड में थे तब उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह से भारत आते ही सर्वप्रथम मुंबई गए और 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू और सुभाष बंगाल में इस आंदोलन को मिलकर आगे बढ़ा रहे थे। बहुत जल्दी सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष का एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्होंने सुभाष को घायल कर जेल भेज दिया। सुभाष अपने सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार जेल गए। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ शाह, एक क्रांतिकारी, कोलकाता में एक अंग्रेज अधिकारी को मारना चाहता था। उसने गलती से एक अंग्रेजी व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई।
गोपीनाथ को फांसी की सजा होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए। सुभाष ने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेजी सरकार को लगा कि सुभाष क्रांतिकारियों से न केवल संबंध रखते हैं बल्कि वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेजी सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना किसी मुकदमे चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया गया, जहां उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। इसी बीच 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। उनका देहांत हो गया। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले जेल में रेडियो पर सुनी। अधिक जद्दोजहद के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक 3 साल सुभाष यूरोप में रहे। सन 1934 में सुभाष को एक इंग्लिश टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ी। इस दौरान उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में हिंदू पद्धति से विवाह कर लिया और उनकी एक पुत्री भी हुई। सुभाष ने उन्हें पहली बार जब देखा जो वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। अंग्रेजी सरकार ने सुभाष को नज़रबंद करके रखा हुआ था। सीआईडी की नज़रबंदी से भागने के लिए 16 जनवरी 1941 को सुभाष ने एक योजना बनाई। वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से दूर पहुंचाया। कई देशों से निकलकर सुभाष रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता अडोल्फ हिटलर से मिले। 8 मार्च 1943 को सुभाष अपने साथी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने भाषण के दौरान अपने आह्वान में यह संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में पायलट समेत कुछ अन्य लोग मारे गए। 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। विमान दुर्घटना के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसमें नेताजी सुरक्षित बच गए थे या नहीं। इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार घबराती थी। हाल ही में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वह व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।